दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है, नरेंद्र मोदी के बेहद करीब थे मनोहर पर्रिकर, देश का पीएम बनाने में था बड़ा हाथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से देश के रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे मनोहर पर्रिकर की उनके तटीय गृह राज्य गोवा में छवि एक सीधे साधे सामान्य व्यक्ति की रही है। 63 वर्षीय पर्रिकर ने 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के तौर पर 3 वर्ष सेवाएं दी। भाजपा के सभी वर्गों के साथ ही विभिन्न पक्षों के बीच लोकप्रिय पर्रिकर ने लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहे गोवा में भाजपा का प्रभाव बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। और आज शाम पिछले 1 साल से बीमार चल रहे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को उनके निजी आवास में निधन हो गया। पर्रिकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वासी और करीबी थे। हाल ही में मोदी ने मनोहर पर्रिकर को आधुनिक गोवा का शिल्पकार बताया था और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी, लेकिन उनका जिंदगी का सफर आज खत्म हो गया। पर्रिकर की बेदाग छवि और सादगी की वजह पीएम मोदी ने उन्हें गोवा की राजनीति से केंद्र की राजनीति में लेकर आए थे। पीएम मोदी को मनोहर पर्रिकर के काम करने का अंदाज भाता था, इसलिए पिछले दिनों मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान गोवा के एक पार्टी कार्यकर्ता के एक सवाल के जवाब में कहा था, मैं अपने सबसे अच्छे मित्र के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और बीमार होने के बावजूद काम के प्रति उनको समर्पण को मैं सलाम करता हूं। मोदी को पीएम बनाने में पर्रिकर का था बड़ा हाथ रहा था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें केंद्र की राजनीति में लाने वालों मनोहर पर्रिकर बड़े पैरवीकार रहे थे। उस समय नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं के तौर पर नहीं जाने जाते थे, पर्रिकर उन्हें राष्ट्रीय नेता के तौर पर परिभाषित किया करते थे। वर्षों पहले पर्रिकर अपने निजी कार्यक्रमों में भी नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर आमंत्रित रहते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव बीजेपी की हार के बाद पर्रिकर ने नरेंद्र मोदी को आगे लाने की बात कही थी। पर्रिकर ने उसी समय कहा था कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेता की जरूरत है, क्योंकि वही बीजेपी को शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं। ये बातें पर्रिकर ने उस समय कही थी जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी के केंद्रीय समिति में कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी और 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी को चुनाव की कमान मिलते ही पर्रिकर से नजदीकियां और बढ़ गईं। पीएम मोदी ने अपनी सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री का जिम्मा सौंपा और पर्रिकर ने भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। पर्रिकर के रक्षा मंत्री रहते ही भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया। 2014 से 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान पर्रिकर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। उसके बाद जब 2017 में गोवा की राजनीति में फिर बीजेपी को पर्रिकर की जरूरत हुई तो फिर पीएम के कहने पर वो गोवा के मुख्यमंत्री बन गए। मनोहर पर्रिकर मजबूत इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते थे। गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर की छवि हमेशा सादगी भरी रही। मुख्यमंत्री पद पर भी रहते हुए पर्रिकर सादे कपड़े और हवाई चप्पल पहनकर कार्यक्रमों में पहुंच जाते थे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जाने क्या है पैनक्रियाटिक कैंसर, जिससे लड़ते हुए गई गोवा सीएम मनोहर पर्रिकर की जान। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को लंबे समय से अंगनाशय कैंसर या पैनक्रियाटिक कैंसर के चलते मौत हो गई। मेडिकल साइंस में इस बीमारी को मूक कैंसर भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने इस बीमारी से लड़ते हुए गजब का साहस दिखाया और आखिरी समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। हम आपको बता दें कि क्या है ये बीमारी। पैनक्रियाटिक कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है। इंसान के पेट में मौजूद अग्नाशय में कैंसर युक्त कोशिकाओं का जन्म होने के कारण पैनक्रियाटिक कैंसर की शुरुआत होती है। सबसे खास बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक आते हैं, यानी कि 60 से 65 साल की उम्र के बाद के लोग। मनोहर पर्रिकर की उम्र 63 साल थी।
बता दें कि उम्र बढ़ने के साथ ही इंसान के डीएनए में कैंसर पैदा करने वाले बदलाव होते हैं। इसी कारण 60 साल या इससे अधिक उम्र के शख्स इस बीमारी का ज्यादा शिकार बनते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज्यादा शिकार बनाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि पुरुष धूम्रपान ज्यादा करते हैं, इस कारण उनको इस रोग के चपेट में आने की संभावना ज्यादा होती है। धूम्रपान करने वालों में अग्नाशय कैंसर के होने का खतरा सामान्य व्यक्ति के मुकाबले से 2 से 3 गुना तक ज्यादा होता है। जानवरों के अनुसार रेड मीट और चर्बी युक्त आहार का सेवन करने वाले लोग इस जानलेवा बीमारी की अधिक शिकार बनाते हैं। अगर आप फल और सब्जियों का सेवन प्रचुर मात्रा में करते हैं तो इस बीमारी के होने की आशंका कम होती है। गौरतलब है कि गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। देश के प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने मनोहर पर्रिकर की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भारतीय उच्चायुक्त का बयान। न्यूजीलैंड हमले में 5 भारतीयों की मौत, मृतकों की संख्या 50 तक पहुंची। न्यूजीलैंड में क्रैशेस की 2 मस्जिदों में हुई गोलीबारी में 5 भारतीय मारे गए। इस हमले में अब तक 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा है, बहुत ही दुख के साथ हम क्रैशेस की 2 मस्जिदों पर हुए जघन्य हमले में अपने 5 नागरिकों के मारे जाने की सूचना साझा कर रहे हैं। मृतकों की पहचान महबूब खोखर, रमीज वोरा, आसिफ वोरा, अंसी अली बाबा और ओजैर कादिर के रूप में की गई है। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर सभी पीड़ित परिवारों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं और हम दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। हम भारतीयों समेत सभी निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। क्रैशेस में हताहतों के परिवार की मदद के लिए सामुदायिक नेताओं के एक समूह का गठन किया गया है। वहीं न्यूजीलैंड के क्रैशेस में शुक्रवार को 2 मस्जिदों में हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 पहुंच गई है। रविवार को संवाददाता सम्मेलन में पुलिस ने बताया कि हमले वाली जगह से उन्हें एक पीड़ित भी मिला है। पुलिस ने कहा है कि जांचकर्ताओं को अल नूर मस्जिद से शवों को निकालते समय एक पीड़ित मिला। गौरतलब है कि शुक्रवार को मस्जिद में गोलीबारी से 49 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच गई है। न्यूजीलैंड पुलिस के आयुक्त माइक बुश ने कहा है कि हमले के आरोपी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रेंटन टेरेंट को हमला करने और हत्या के मामले में शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे हमले के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक घटना स्थल से एक महिला को भी पकड़ा गया है, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। आरोपी पर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। क्रैशेस की उच्च न्याय ने आरोपी को 5 अप्रैल तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आजमगढ़ में पटाखे के गोदाम में भीषण आग, 5 की मौत, दर्जन भर लोग जख्मी। शहर कोतवाली क्षेत्र में हर्रा की चुंगी इलाके में रविवार की शाम अचानक पटाखों के गोदाम में आग लगने से 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि करीब दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि 5 लोगों की मौत हुई है, लगभग 12 अन्य सुलझकर जख्मी हुए हैं। गैस वेल्डिंग मशीन की चिंगारी से पास की दुकान टेंट हाउस में आग लग गई। वहां पटाखे भी रखे थे। पटाखों के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं लिया गया था। पुलिस ने बताया कि दर्जन भर झुलसे लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के हर्रा की चुंगी स्थित एक व्यक्ति के मकान में पटाखे का गोदाम था। शाम करीब 5 बजे अचानक आग लगी। आग लगते ही गोदाम में एक के बाद एक धमाके होने शुरू हो गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा घर उसकी चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग और पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गईं। वहीं पुलिस और जिला प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य तेज करते हुए घर के अंदर से 1 दर्जन से अधिक झुलसे लोगों को बाहर निकाला। सभी को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां 5 की मौत हो गई। शव बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिससे अभी तक शवों और घायलों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। पुलिस अधीक्षक नगर कमलेश बहादुर सिंह ने पटाखे के गोदाम में आग लगने की बात को नकारा है
उनका कहना है कि बगल में गैस वेल्डिंग की दुकान है, इसी दुकान की चिंगारी से संभवतः आग लगी, जिससे बगल में मकान में आग तेजी से फैल गई। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा 67.82 लाख किसान पीएम किसान योजना के लाभ से रह जाएंगे वंचित। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने रविवार को कहा है कि 67.82 लाख से ज्यादा किसान सीधा लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दिल्ली ने अपना ब्यौरा पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इन तीनों प्रदेशों के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और लक्षद्वीप में निधि का हस्ताक्षर पात्र किसानों को नहीं किया गया है, क्योंकि अपलोड किए गए आंकड़ों की जांच व निधि जारी करने की मांग नहीं की गई है। सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 1,342 करोड़ रुपए की पहली किश्त प्राप्त की गई होती तो प्रदेश के 67.11 लाख किसानों में से प्रत्येक को 2,000 रुपए मिले होते। जल्द अगली बड़ी खबर है कि प्रियंका ने किया लखनऊ का दौरा, कार्यकर्ता हुए खुश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव से पहले रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंची। उनके आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। प्रियंका इससे पहले 14 फरवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी का दायित्व ग्रहण करने के बाद यहां के नेहरू भवन स्थित कार्यालय में पहुंची थी। यह उनका पहला लखनऊ दौरा था। वह रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं। प्रियंका के पार्टी कार्यालय पहुंचते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत करने पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने एक दूसरे के साथ होली भी खेली। 1980 के दशक में कांग्रेस शासन के दौरान प्रदेश के मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह ने IANS से कहा, प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद राज्य की राजनीतिक स्थितियां बदल गई हैं। बलिया से ताल्लुक रखने वाले सिंह ने अन्य नेताओं के साथ प्रियंका से मुलाकात की। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी को प्रदेश की बेटी मानते हुए लोग उन्हें सुनने को उत्साहित हैं। प्रियंका 18 से 20 मार्च तक प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा किनारे बसे गांवों का दौरा करने वाली हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताने के लिए सोमवार को होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताने के लिए सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मंत्रिमंडल की विशेष बैठक सुबह 10 बजे होगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पर्रिकर की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और जनप्रतिनिधि के रूप में उनके योगदान की प्रशंसा में एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। जब भी किसी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता या मंत्री का निधन होता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल निधन पर शोक जताने के लिए बैठक करता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मार्च में सोने की कीमतों में होगी और गिरावट, जाने क्या है कारण। सोने की गिरती कीमतों को लेकर जहां एक तरफ निवेशकों का सुझाव कम हो रहा है, वहीं आम लोगों में इसका रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोने के गिरते दामों की कीमतों में गिरावट का सिलसिला अगले कई दिनों तक चलता रहेगा। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमतें गिरकर 32,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव तक आने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सोने का भाव 20 फरवरी को दिल्ली के सराफा बाजार में 34,975 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं अब कीमतें गिरकर 33,110 रुपए 15 मार्च का भाव प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। इस हिसाब दिल्ली के सराफा बाजार में अब तक सोना 1865 रुपए तक का सस्ता हो गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शेयर बाजार में आई तेजी के कारण निवेशकों ने सोने का रुझान कम कर दिया है। साथ ही भारतीय रुपए में आई मजबूती के चलते सोने की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। एस्कॉर्ट सिक्योरिटी के हेड ऑफिस इकबाल ने बताया है कि घरेलू ज्वेलर्स की ओर से सोने की डिमांड में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड वार को लेकर चिंताएं कम हो रही हैं, इसलिए सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। आसिफ का मानना है कि डॉलर भी अब अन्य करेंसीज के मुकाबले कमजोर हो गई है। अगले 15 दिन भी सोने की कीमतों में गिरावट रहने की उम्मीद है। ऐसे में 10 ग्राम सोने की कीमतें 32,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक मिलेगा।
तो दोस्तों इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप आपकी प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं उसे भी कमेंट करके जरूर बताएं और आप किस राज्य और किस शहर से हैं उसे भी कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।